आईसीसी क्लास 10th के 2025 का केमिस्ट्री का पेपर कैसे आसान होगा। 100 एमसीक्यूज कंटेम्प्ररी जो पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से सेलेक्ट किए गए हैं, और डिटेल एक्सप्लेनेशन है। इसको मैंने खुद तैयार किया है, मेरे पिछले 5 सालों की मेहनत का नतीजा है, जिसको कि बार बार कई जगहों पर रखा है और तैयार किया, तो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर ले रहा हूँ। आप देखते हैं तो इसको आप देखेंगे। पहला है कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को लेकर है। पहला रिएक्शन है 2Mg प्लस O2, तो 2MgO ये एक एग्जाम्पल है किस रिएक्शन का, तो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। कैसे एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, बी ऑप्शन सही हो गया, क्योंकि दो रिएक्टेंट है इसमें। एक रिएक्टेंट है Mg और दूसरा रिएक्टेंट है OG, और उसका एक प्रोडक्ट है 2MgO। तो ये एक करता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो देखिए ये 2022 से पहले पूछे गए थे। फिर दूसरा है एक प्रोसेस बताइए बाय विच a more reactive metal replaces less reactive metal से from its salt solution। अब देखिए जैसे कि हमने जिंक ले लिया, एक मोर रिएक्टिव मेटल है, और इसको मैंने देखिए एक प्रोसेस है, और लेस रिएक्टिव मेटल से, और इसका जो साल्ट सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट है। तो इसके साथ जैसे ही हम लोग दो रिएक्टेंट को रिएक्ट करेंगे तो हो जाएगा जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर निकल जाएगा। तो कहता है कि मोर रिएक्टिव मेटल रिप्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव मेटल में इसके सॉल्यूशन से। तो इसको हम लोग कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि इसमें ये डिस्प्लेस हो जा रहा है। फिर दूसरा है मेटलर्जी को लेकर। मेटलर्जी किसको कहेंगे, आप देख लीजिए, वाट विच मेटल इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिनिया। एल्यूमिना से आप Al2O3 एल्यूमिना कहते हैं, इससे कौन सा मेटल ऑब्टेन होगा, तो एल्यूमिनियम रिएक्ट प्राप्त होगा, क्योंकि एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट होता है बॉक्साइट से, Al2O3 से, एंड इसको हाफ हेराल्ट प्रोसेस जिसको इलेक्ट्रोलाइसिस कहेंगे इसके द्वारा। अब एक ऐसा सब्सटेंस जो एडेड होता है लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना इन एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन। तो एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन में इसको जो यूज करते हैं एक सब्सटेंस को, तो लोअर मेल्टिंग पॉइंट कर हो जाता है एल्यूमिना का, तो इसको कहते हैं क्रायोलाइट। क्रायोलाइट को विमान बनाने में, एविएशन इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज होता है। ये क्रायोलाइट है जिसको हम लोग कहते हैं Ne3Al(F6)। ये एक फ्लक्स के रूप में होता है, ये रिड्यूस करता है मेल्टिंग पॉइंट एल्यूमिना का, और इसी के कारण से एरोप्लेन वगैरह बनाने में, अब तो आईफोन भी है इसको, जो कि बताया जा रहा है कि 20th जनरेशन के आईफोन है, इसमें क्रायोलाइट का यूज किया जाएगा ताकि ड्यूरेबिलिटी बनाया जा सके। आर्मी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो बनते हैं, तो मेकिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ईजियर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए देख लीजिए द सिंपल एल्कीन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो एल्कीन का एग्जाम्पल पूछ रहा है, तो एल्कीन मतलब ENE होगा, ANE गलत है और YNE गलत है। अब प्रोपीन और इथीन, प्रोपीन से कम वैल्यू है इथीन का, इसलिए इथीन सही है। और एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n। तो यहाँ पर सिंपलेस्ट एल्कीन सी, यदि हम यहाँ पर n का वैल्यू 2 रख दें तो C2 हो गया, और 2 2 4 हो गया, तो यहाँ पर C2H4 हो गया। इस तरह से ये इथीन एक एग्जाम्पल आ जाएगा। अब कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ऐसा हाइड्रोकार्बन जो सेटिस्फाइड है, सेचुरेटेड है, उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो देखिए सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एल्केन्स होते हैं, और इसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं, जैसे कि C2H6। अब H6 के लिए 3 यहाँ पर अटैच हो गया, सेटिस्फाइड हो गया, यहाँ पर अटैच हो गया, सेटिस्फाइड हो गया।
तो इस तरह से C2H6 को हम लोग सैचुरेटेड मान लेंगे, या यह होगा ही होगा, क्योंकि इसका फार्मूला भी होता है CnH2n+2। ये सब देखते हैं। फिर एसिड बेस एंड सॉल्ट में एक सॉल्यूशन आपको दे दिया गया है। सपोज कीजिए कि आप ABC कोई है, उनको सॉल्यूशन थमा दिया गया है DEF वटेवर, जिसका pH वैल्यू 9 है। तो ये क्या होगा, एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो जैसा ही इस मीटर पर ले लेते हैं तो 7 इंडिकेटर बेस का, तो pH वैल्यू ऑफ 9 एक वीक बेस होगा, और ये एक वीक बेस होता है जो कि काफ़ी कमज़ोर होगा। 9 जैसे ही बढ़ता जाएगा ये वीक बेस का एग्जाम्पल होगा। एक यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज रेड कलर इन, दुनिया में सभी जगह पाए जाने वाला एक इंडिकेटर है जो कि रेड कलर में दिखता है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl, ये आप देख लेंगे। फिर या फिर सल्फ्यूरिक स्ट्रॉन्ग H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है। ए टर्न्स होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर रेड और टर्न्स द। तो अब है इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस किसको कहते हैं। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस में ऑफ एसिडिफाइड वाटर जो एसिडिफाइड है, विच गैस इज कलेक्टेड एट द कैथोड के पास हाइड्रोजन गैस कलेक्ट हो जाएगा। इसको हम लोग H2O वाटर से देख लेंगे, H2 कैथोड के रूप में और O2 एनोड के रूप में आ जाएगा। तो हाइड्रोजन गैस कैथोड के पास आ जाता है। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि दो इलेक्ट्रोड है ऑक्साइड के साथ अकर होता है, इसको एनोड कहेंगे, क्योंकि ऑक्साइड अकर एट द एनोड वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट। जब भी इलेक्ट्रॉन लॉस्ट होगा तो ऑक्सीडेशन होगा, और वो एनोड की ओर ही ऑक्सीडेशन होता है। इलेक्ट्रोड वेयर ऑक्सीडेशन इज अकर्ड। तो अब पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग को लेकर है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पर आधारित है, एटॉमिक नंबर पर आधारित है। ये तो आपका सबसे आसान क्वेश्चन है, क्योंकि हेनरी मोसले ने इसी को एटॉमिक नंबर को, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अरेंज करता है इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के आधार पर, और ये एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करता है जैसे ही इंक्रीज करते हैं। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है। फ्लोरीन को सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि फ्लोरीन है हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.98 है, और इसके स्मॉलर साइज और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर अट्रैक्शन के कारण होता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है 3 नंबर की, एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर, मान लिया जाए कि एक एलिमेंट X है और इसका एटॉमिक नंबर 19 है। अब एटॉमिक नंबर 19 है तो ये किस ग्रुप में रहेगा। सिंपल सी बात है कि यह फर्स्ट ग्रुप में रहेगा। कैसे फर्स्ट ग्रुप में रहेगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर 19 पोटेशियम का होता है। हम लोगों को याद है कि 19 = K, और ए है जो एल्काइली मेटल ग्रुप में होगा, और एल्काइली मेटल ग्रुप में होगा जो कि ग्रुप 1 का पार्ट है। तो इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी रिवर्स करके दे देता है। जो PYQ से लिए गए एक क्वेश्चन है। द कोवैलेंट कंपाउंड आर जनरली, कोवैलेंट कंपाउंड जनरली क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं होते हैं। कोवैलेंट कंपाउंड के पास फ्री आयंस होता है नहीं, इसलिए वे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। तो वे इसीलिए कोवैलेंट कंडक्टर को है जो कि इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर, वे डू नॉट हैव फ्री आयंस, तो वो पुअर कंडक्टर हो जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। अब एक बेस है जो कि अल्काइली नहीं है, तो वो सीधी बात है कि वो क्यूपर हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यस वाटर में इनसॉल्यूबल है
और ये बेस भी है और अल्काली भी आपके पास है, नॉट अल्काली, इनसॉल्यूबल है। और एंड ए बेस है, लेकिन ए अल्काली भी नहीं है। आपके पास 3 प्रॉपर्टी है। फिर पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज, स्ट्रॉन्ग एसिड अगर हम देखते हैं तो वो लेस देन 7 होता है। अगर पी 7 है तो न्यूट्रल हो जाएगा, मोर देन 7 है तो वीक हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड विच हैव पीएच वैल्यू क्लोज टू 0, तो वहाँ पर हो जाएगा। फिर आप ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिर है कि द गैस, जो गैस है प्रोड्यूस करेगा मेटल, रिएक्ट करता है एसिड के साथ, तो वो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। मेटल जो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा वो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। ये तो बेसिक फार्मूला है, इतना बेसिक, हम लोग इसको बार बार देखते हैं। फिर द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इन द रिएक्टिविटी सीरीज, पोटेशियम सबसे रिएक्टिव मेटल है। आप लोग सोडियम को समझते होंगे, लेकिन पोटेशियम हाईली रिएक्टिव है और स्टोर्ड अंडर ऑयल टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। हालांकि सोडियम भी है, लेकिन यदि सोडियम और पोटेशियम दोनों एक ही ग्रुप में रहेंगे तो आप पोटेशियम को ही क्लिक करेंगे। ये एक इतना ट्रिकी क्वेश्चन है कि आप देख के दंग चकरा जाएंगे, लेकिन यही सच है, इसीलिए एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। अब देख लीजिए, एक प्रोसेस है एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम इट्स देयर ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसको मेटलर्जी कहते हैं। मेटलर्जी में किसी भी ओर से उसके नेटिव मेटल को, नेचुरल मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए कि यहाँ पर कहता है कि एक मेथड है जो यूज होता है एक्सट्रैक्ट करने के लिए हाईली रिएक्टिव मेटल, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस एक ऐसा मेथड है जिसमें जो एक्सट्रैक्ट हाईली रिएक्टिव मेटल को करते हैं। इनमें सोडियम आ जाता है, पोटेशियम आ जाता है, एल्युमिनियम भी आ जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा आप इसको गेट कर सकते हैं। फिर इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रोड है कनेक्टेड होते हैं पॉजिटिव टर्मिनल की ओर, और तो इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रोड होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं पॉजिटिव टर्मिनल की ओर, तो इसको एनोड कहेंगे। एनोड क्या है? एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज एंड अट्रैक्ट एनॉन। अब देख लीजिए, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस ये प्रोड्यूस करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा? ये ऑक्सीजन एट एनोड एंड हाइड्रोजन एट कैथोड। अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे वाटर का तो हाइड्रोजन को यूज करेगा आपका कैथोड की ओर और ऑक्सीजन को एनोड की ओर। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये जब भी वाटर डिकम्पोज होगा तो पहले ऑक्सीजन फिर हाइड्रोजन, चूँकि तो यहाँ पर हाइड्रोजन एनोड की ओर हो जाएगा। अब देख लीजिए, फंक्शनल ग्रुप में अल्कोहल का है वो 0HA वाला फंक्शनल ग्रुप गिना जाता है, और जिसको हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप भी कहते हैं। द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ इथेन, देखिए उस समय हम लोग इथीन पढ़े थे। इथेन CnH2n+2, तो अगर n का वैल्यू 2 है तो रख देते हैं C2H, 2 × 2 4 + 2 यानी कि C2H6, और C2H6 आपके पास हो जाएगा एल्केन फैमिली का हिस्सा। तो थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स को आप भी घर पर मेहनत करते हैं तो बन जाते हैं। ICSE क्लास 10th की केमिस्ट्री में कई सारे जगहों पर मैंने देखा है कि स्टूडेंट को फंसते हुए। और तो ये आपको मैं बता देता हूँ कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जो देख लेंगे तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री अमोनिया को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, इसके लिए हेबर प्रोसेस होता है ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हेबर प्रोसेस से ही अमोनिया को प्रोड्यूस किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड को प्रोड्यूस
करने के लिए या मैन्युफैक्चर करने के लिए कॉन्टैक्ट प्रोसेस का यूज किया जाता है। हैबर प्रोसेस इसमें नहीं होता है ताकि H2SO4 यूज प्राप्त हो सके। अब देख लीजिए कि यहाँ पर है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेस्ड है एटॉमिक नंबर पर। यहाँ पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में जान लीजिए, क्योंकि ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है बेस्ड है एटॉमिक नंबर पर, जिसको हम लोग प्रोटॉन काउंट कहेंगे, या एटॉमिक नंबर नहीं होगा तो प्रोटॉन काउंट का भी नाम देंगे, जो डिटरमाइन करता है किसी भी एलिमेंट के। चूँकि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट अरेंज करते हैं ना, तो ये एलिमेंट के केमिकल प्रॉपर्टीज़ को मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था इससे पहले बनाया था वो था एटॉमिक मास पर आधारित, लेकिन इसके लिमिटेशंस थे जिसको कि हेनरी मोसले ने करेक्ट किया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। और हेनरी मोसले का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सबसे सक्सेसफुल, या यूँ कह दीजिए कि इससे सक्सेसफुल और कोई पीरियोडिक टेबल है ही नहीं, तो इसको माना गया है। फिर आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट बिलोंग टू ग्रुप 17 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब देखिए सोडियम, ऑक्सीजन, क्लोरीन और मैग्नीशियम है, तो क्लोरीन को ग्रुप 17 में रखेंगे। अब क्लोरीन को क्यों ग्रुप 17 में रखेंगे, इसके पीछे का कारण है, क्योंकि देखिए एक्सप्लेनेशन आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ग्रुप 17 में एलिमेंट हैलोजन ग्रुप में है। हैलोजन ग्रुप में क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, ये सारे हैं, इस जिनके 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और ये हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स है। ये सारे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, फिर फ्लोरीन, ये नॉन मेटल्स हैं और ये हैलोजन ग्रुप में है। सॉरी, सर्दी हो गई है, तो आप लोगों को पढ़ाना भी पड़ता है, इधर बोर्ड का भी है, कॉपी चेकिंग में इतना न ज़्यादा दिक्कत कर दिया है कि आप कॉपी चेकिंग भी कीजिए। और एक प्रॉब्लम है 2025 के लिए कॉपी करेक्शन का नाम दिया है, और यहाँ पर स्कूल के भी कॉपी चेक कीजिए। अब 11th-12th में पढ़ा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। खैर चलिए, वो हमारा है। तो 3 है द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन है, इसको सेसियम का नाम दिया गया है, सेसियम। क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऊपर हम लोगों ने अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिस्कस किया था, अभी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर एक एलिमेंट की एबिलिटी होती है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। कोई भी मेटल है अगर वो है इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और वहाँ पर से कोई भी इलेक्ट्रॉन है जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो वो उस कंडीशन में वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चीज़ को लीजिएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव चीज़ को छोड़िएगा तो पॉजिटिव हो जाइएगा। सिंपल सी बात है। और सेसियम है एट द बॉटम ऑफ ग्रुप 1, ग्रुप 1 के अंत में होता है, और मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है क्योंकि यह लूज करता है इलेक्ट्रॉन और बहुत आसानी से। अब विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंटेड इन NaCl, सोडियम क्लोराइड जिसको हम लोग बोलते हैं या साधारण नमक बोलते हैं, तो इसमें कौन सा बॉन्ड है, तो Na और Cl है। सीधी सी बात है कि यह एक आयनिक बॉन्ड है। कैसे, Na और यहाँ पर है 17 होता है, तो इसको ज़रूरत होती है ना NaCl, और दोनों प्लस माइनस जुट जाते हैं और इस तरह से हो जाती है। तो यह एक आयनिक बॉन्ड है, सोडियम क्लोराइड है, जिसमें कि वो सोडियम डोनेट्स एन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को डोनेट्स करता है टू क्लोरीन के लिए, और तो इसलिए सोडियम यहाँ पर प्लस में और क्लोरीन माइनस में हो जाता है, और इस तरह से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। अब कोवैलेंट कंपाउंड किसको कहते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड के आपके लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे कोवैलेंट कंपाउंड, जैसा कि मीथेन हो गया या फिर वाटर हो गया
इनके पास वीक मोलिकुलर फोर्स होते हैं, मोलिकुलर फोर्स इनके काफ़ी कमज़ोर होंगे, और इनके लो मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, और पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में बहुत पुअर होते हैं, इसलिए यहाँ पर ऐसे कहा जाता है। विच एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन, लेमन में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। खट्टा लगता है ना, सावर, तो इसके कारण है सिट्रिक एसिड है, लेमन है, ऑरेंज है, लाइम्स है, ये सावर टेस्ट देते हैं और बड़ा खट्टा खट्टा महसूस होता है। अब देख लीजिए, ए बेस इज नॉट एन एल्कली, एक बेस अगर एल्कली नहीं होगा अगर क्यूपर हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि क्यूपर टू हाइड्रोक्साइड एल्कलीज आर बेसेस दैट डिजॉल्व इन वाटर, वाटर में डिजॉल्व होते हैं। क्यूपर हाइड्रोक्साइड है जो यहाँ पर इनसॉल्युबल इन वाटर, तो इस कंडीशन में इट इज अ बेस बट नॉट एन एल्कली, ये एल्कली नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इसी ग्रुप में देखेंगे कि पीएच ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड का अगर लेस देन 7 है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि एसिड हैज पीएच वैल्यू स्मॉलर देन 7। स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे HCl हो गया, फिर H2SO4 हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, अब है पीएच वैल्यू क्लोज टू 0, और जिसके पास पीएच वैल्यू बहुत 0 के निकट होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस में हम लोग जो इलेक्ट्रॉन है कनेक्टेड होता है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से, इलेक्ट्रोड जो कनेक्टेड होता है नेगेटिव टर्मिनल इन इलेक्ट्रोलाइसिस, इसको क्या कहेंगे हम लोग? तो इसको कैथोड कहेंगे। कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज अट्रैक्टिंग पॉजिटिव आयंस, और वो अपने पर पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट करते रहता है, तो इसलिए इसको ऐसा दिया गया है। इन इलेक्ट्रोलाइसिस एसिडिफाइड वाटर, जो गैस कलेक्टेड एट द एनोड इज, तो जो गैस कलेक्टेड होगा यहाँ पर वो ऑक्सीजन कहा जाएगा, यहाँ पर ध्यान रखना है। और जब वाटर अंडरगो इलेक्ट्रोलाइसिस टू फॉर्म हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को फॉर्म करेगा एट द कैथोड एंड ऑक्सीजन एट द एनोड, ये याद रखने वाली बात भी है। तो इस तरह से हम लोग मेटलर्जी, द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इन रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे रिएक्टिव मेटल है वो क्या कहलाता है? इसको हम लोग कहेंगे पोटेशियम, जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है रिएक्टिविटी सीरीज में, ये पोटेशियम है। दूसरे स्थान पर सोडियम है, ये दूसरा बार क्वेश्चन आ रहा है। और यह देख लीजिए पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, वायलेंट विथ वाइग और वाटर, वाटर के साथ इतना वायलेंट हो जाता है कि तुम कल्पना नहीं कर सकते हो बच्चे। हमने तो देखा है जब हम पढ़ते थे केवी में, तो खैर छोड़िए उतना लंबा चौड़ा भी मैं बताऊंगा। तो द प्रोसेस यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग एल्युमिनियम फ्रॉम इट्स ओर, इसके ओर से एल्युमिनियम जो निकालने का वो प्रोसेस है, इसको इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, क्योंकि एल्युमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट Al2O3। बॉक्साइट क्या है? Al2O3, और ये इसका ओर है। और इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं यूजिंग क्रायोलाइट एज अ फ्लक्स, फ्लक्स के रूप में क्रायोलाइट को यूज करेंगे, तब जाके ये मिलेगा फंक्शनल ग्रुप ऑफ एन एल्कोहल। अरे इसको तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसको कैरेक्टराइज्ड एज एल्कोहल करेंगे, सच एज C2H5OH, इथेनॉल है, मिथेनॉल है। तो ये इसको याद रखने की चीज़ है। प्रोपेन, प्रोपेन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, प्रोपेन एन है, ANE प्रोपेन। तो इसी तरह से इथेन, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला होगा C3, अगर n का वैल्यू 3 है तो C3 प्लस, अब C3 के बाद H2 × 3 6 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, यानी कि C3
H कितना हो जाएगा 6 + 2 8 यानी कि C3H8। तो C3H8 हो जाएगा। ये आपके पास ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये एल्केन सीरीज में है। अब हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री आ जाती है और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है अमोनिया कैसे प्रिपेयर किया जाता है। अमोनिया को प्रिपेयर करने के लिए हम लोग हेबर प्रोसेस का यूज करते हैं जो सिंथेसाइज करता है अमोनिया को जोड़ने का काम करता है और इस सिंथेसाइज मतलब ये निकालता एक्सट्रैक्ट करता है नाइट्रोजन से एंड हाइड्रोजन से, और उसके बाद और यूजिंग आयरन कैटलिस्ट का, ताकि उसके जो केमिकल रिएक्शन है ना उसको बढ़ाया, जैसे आयरन कैटलिस्ट कहते हैं। तो यहाँ पर सिंथेसाइज करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आगे वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर है कि गैस जो यूज होता है सॉल्वे प्रोसेस में, तो सॉल्वे प्रोसेस देख लीजिए SOLVAY सॉल्वे प्रोसेस होता है मैन्युफैक्चर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर है कि CO2 रिएक्ट करेगा अमोनिया से, और जैसे ही CO2 अमोनिया से रिएक्ट करेगा आपके पास, तो ये बना देगा सोडियम। देखिए सोडियम अमोनिया से एंड ब्राइन से, तो ये सोडियम कार्बोनेट बनाता है Na2CO3। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि खुद सॉल्वे प्रोसेस में सोडियम को यूज किया जा रहा है और यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज किया जा रहा है, और वो खुद सोडियम एक्सप्लोसिव होता है। अब इलेक्ट्रोलाइसिस जो हम लोग आगे पर कंटिन्यू कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, तो क्वेश्चन नंबर 17 है कि इलेक्ट्रोलाइसिस में कॉपर सल्फेट CuSO4 सॉल्यूशन द आयरन डिपॉजिट एट द कैथोड, ये कहलाएगा कॉपर आयन। ये क्या कहलाएगा? कॉपर आयन। जब Cu यहाँ पर दिखला रहा है Cu2+ आयन्स आर रेड्यूस्ड एट द कैथोड डिपॉजिटिंग प्योर कॉपर, वो कॉपर यूज करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस यूज किया जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर इज सिल्वर नाइट्रेट का यूज किया जाता है। तो सिल्वर नाइट्रेट होता है AgNO3, और जब इसको प्रोवाइड करता है यहाँ पर सिल्वर का पॉजिटिव आयन। अब चूँकि यह इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है और नीडेड होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। फिर मेटलर्जी है, मेटलर्जी में आयरन, द ओर ऑफ आयरन इज, और ये हेमेटाइट होगा क्योंकि गैलेना दूसरा चीज़ है। मिलचे Fe2O3 जो मोस्टली कॉमन यूज्ड हेमेटाइट है, वो यूज होते हैं भारत में, इसी का सबसे ज़्यादा डिमांड या यूज होता है। अब यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 20, इसी प्रोसेस में द मेथड यूज फॉर कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर को यूज करने के लिए जो यूज किया जाता है इसको कहते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन। इसको क्या कहते हैं? फ्रोथ फ्लोटेशन। अब फ्रोथ फ्लोटेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि जिंक सल्फाइड एंड लीड सल्फाइड एक कंसंट्रेटेड होते हैं फ्लोथ फॉर्मेशन के द्वारा, और ये आयरन पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करते हैं टू फोर्थ बबल एंड राइज टू द टॉप, और टॉप की ओर एक लोग चले जाते हैं। या अपने आप को इस तरह से शो करना या इस तरह से दिखलाना होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जो हम लोग आगे पीछे भी हम लोग बता चुके हैं ना, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को थोड़ा सा आगे भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर कहता है होमोलोगस सीरीज है, कार्बन एंड कंपाउंड में आप पढ़े होंगे एल्केन का। इसका जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n+2। अब है यहाँ पर ये एल्केन है जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, और ये इसी फार्मूला को फॉलो करता है। जैसे मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, ये सारे होते हैं। फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोलिक
एसिड, कार्बोलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो COOH कार्बोक्सिलिक एसिड या इथेनोइक एसिड से यहाँ पर है, जो कि इन कार्बोक्सिल और में रखते हैं COOH फंक्शनल ग्रुप में। अब यहाँ पर देख लीजिए कि एसिड बेस का जो रिएक्शन होता है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज ऑर्गेनिक, इसको ऑर्गेनिक कैसे कहेंगे? तो यहाँ पर है एसेटिक एसिड, जिसको CH3COOH है, ये यूज करेंगे। एक ऑर्गेनिक एसिड है फाउंड इन विनेगर, ये विनेगर में पाया जाता है, और अदर मिनरल एसिड्स भी हैं। तो इस तरह से ये एसिटिक एसिड है जो कि पाया जाता है ऑर्गेनिक रूप से। और आप भी देखें तो एसिटिक एसिड का बहुत ज़्यादा यूज है हम लोगों के डेली लाइफ में, अचार वगैरह बनाने में हम लोग। खैर आगे चलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो जो साल्ट बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम लोग जब भी जोड़ेंगे तो हमारे पास बनेगा यहाँ पर Cl, NaCl प्लस H2O, वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बनेगा सोडियम क्लोराइड, वह सोडियम क्लोराइड बनेगा, जो कि एक तरह से नमक ही है, सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड NaCl। और ये वाटर ये रिएक्शन करने में भाग लेता है। गैस एंड एटमॉस्फेयर, गैस के साथ साथ जो एटमॉस्फेयर है उसको लेकर हम लोग यहाँ पर बनाने अभी बैठे हैं क्वेश्चंस। द गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि एटमॉस्फेयर में हीट को बढ़ा दे रहा है, कंबसन ग्लोबल वार्मिंग पर कर दे रहा है। तो द मोस्ट एबंडेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा एबंडेंट गैस प्रेजेंट है वो नाइट्रोजन है, जो कि 78% है। तो ये तो क्लियर है। और सबसे कम प्रेजेंट आपको इसमें से खुद निकाल के बताइए कि अगर रहता कि द मोस्ट लेस एबंडेंट गैस, तो आप इसमें से किस ऑप्शन को भरते? ये मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़े जा रहा हूँ आगे, नहीं तो इस वीडियो के अंत में मैं आपको दे दूंगा। इंडस्ट्रियल, और यहाँ पर ध्यान रखना है कि यही 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होंगे। अब इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री को आगे मैं बढ़ाता हूँ। कहता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इज मैन्युफैक्चर्ड बाय, सल्फ्यूरिक एसिड को यहाँ पर कांटेक्ट प्रोसेस के थ्रू मैन्युफैक्चर करते हैं, क्योंकि यहाँ कांटेक्ट प्रोसेस होता है जिसमें ऑक्सीडेशन सल्फर डाइऑक्साइड से होता है, और उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कांटेक्ट प्रोसेस ही H2SO4 के लिए बहुत अच्छा बेहतर माना गया है। अब देखिए द रॉ मटेरियल फॉर साल्वे प्रोसेस, साल्वे प्रोसेस के लिए जो रॉ मटेरियल है उसमें ब्राइन है और लाइम स्टोन है, चूना पत्थर है। ये ब्राइन और लाइम स्टोन है। ये इस है सॉल्वे प्रोसेस में सोडियम कार्बोनेट, जो ब्राइन सोडियम सॉल्यूशन को यूज करता है, और लाइम स्टोन CO3 को। अब इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री भी है। द मेन पोल्यूटेंट इन एसिड रेन इज सल्फर डाइऑक्साइड, सबसे बड़ा प्रेजेंट है, और सल्फर डाइऑक्साइड नहीं रहे तो बहुत काम, अगर सल्फर डाइऑक्साइड ना रहे तो इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे काम मुश्किल हो जाएंगे। और ये इंडस्ट्रीज से हैं वाटर वेपर के रूप में रहते हैं और फॉर्म करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को, और इसके कारण एसिड रेन भी हो जाते हैं। अब देख लीजिए ओजोन प्रोटेक्ट अर्थ फ्रॉम, अल्ट्रा वायलेट रेज से ओजोन है जो कि धरती को बचाता है। अगर ओजोन ना हो O3 तो आपके पास जो इन्वायरमेंट में है
और ये स्ट्रेटोस्फीयर में होता है ओजोन, याद रखना है। और हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज सबसे ज़्यादा स्ट्रेटोस्फीयर में ही अटैक करते हैं पेनेट्रेशन के बाद, और उस कंडीशन में ये प्रिवेंट करता है स्किन कैंसर एंड अदर डैमेज या डिजीज से। तो इसके बाद अब देखिए, जैसे कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस था, और इसको हम लोगों ने आईसीसी क्लास 10 2025 के केमिस्ट्री के लिए 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQ बेस्ड क्वेश्चंस को लिया है, और इसको कई पार्ट में बांटा हुआ था। सोचा था कि आपको बहुत सारे पार्ट में आईसीसी क्लास 10 के केमिस्ट्री को दे दूँ, लेकिन मैंने इस बार सोचा कि स्टूडेंट इज इसलिए इसको मैं अभी मेरे पास एक आ गया ईमेल कि योर गूगल अकाउंट इज बीइंग डिलीटेड, आपका गूगल अकाउंट डिलीट किया जा रहा है। तो ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम टाइप का आ जाता है कभी कभी। मैं इसको देखूंगा बाद में, पहले आपको पढ़ा लूँ। कभी कभी बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं यहाँ पर, मैं लाइव नहीं पढ़ा पाता हूँ, उतना टेक्निकल साउंड इंसान ना हूँ, नहीं तो मैं भी लाइव पढ़ाने में बड़ा मज़ा आता है। तो द रिएक्शन ऑफ 2 mg प्लस O2 MgO इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, देखिए कॉम्बसन रिएक्शन का है, ये तो मैंने पढ़ाया हुआ है। अब यहाँ पर ये बता, दो रिएक्टेंट है यहाँ, प्रोसेस ये तो मैंने बताया हुआ है। 32 मेटलर्जी में मेटल ऑप्टेंट इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिनियम, ये सारे मैंने करवा दिए हैं। अभी इसी में आपको ये सारे एग्जाम्पल हो गए हैं, तो सारे मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं, आप देख लेंगे। अगर आपसे नहीं हुआ है तो आप इसको कर लेंगे। द सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लीशन, ये नहीं कराया है। तो जो मैं नहीं कराया हूँ, स्टूडेंट के साथ ईमानदार हूँ, तो उस सब्सटेंस को कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। ACFC इस तरह से है कि इसको रिलीज क्लोरीन रेडिकल्स के द्वारा है, ब्रेक करते हैं ओजोन मोलिकुल्स में। तो CFC को आप देखेंगे। फिर मोर इम्पॉर्टेंट केमिस्ट्री जो है, जो कि यहाँ पर है मेटल मोर इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर ये मैंने इस तरह से टर्म को यूज किया था कि आप लोगों को बताऊंगा। तो द मेटल विच डज नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड के साथ जो रिएक्ट नहीं करता है, तो एक कॉपर है, क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की तुलना में कॉपर बहुत कम रिएक्टिव है, इसलिए इट डज नॉट रिएक्ट विथ एसिड लाइक HCl, ये HCl के साथ रिएक्ट नहीं करता है। द एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, कॉपर एंड जिंक को अगर हम लोग जोड़ें तो यहाँ पर ये बनता है कॉपर और जिंक, तो ये यहाँ पर ये बन जाएगा ब्रास। और इसी तरह से हम लोग कॉपर और टीन को जोड़ें तो यहाँ पर बनता है ब्रोंज। ब्रोंज मेडल मिलते हैं ना, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रोंज मेडल, तो ब्रोंज मेडल कॉपर एंड टिन का बना होता है। और यहाँ पर है ब्रास है, जो कि कॉपर एंड जिंक से होता है, तो यहाँ पर एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक ब्रास हो जाएगा। फिर विच गैस इज यूज्ड इन बलून एंड एयरशिप, एयरशिप में एक हीलियम गैस है जो कि काफ़ी हल्का होता है, लाइटर देन एयर, ये एयर से भी ज़्यादा हल्का होता है, नॉन फ्लेमेबल है, और ये एक सेफर देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की तुलना में सेफ है, तो इसलिए इसको हम लोग ध्यान में रखते हैं। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड इलेक्ट्रोलाइसिस जिसको कहेंगे, ये क्या है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जिसमें ऑब्जेक्ट टू बी प्लेटेड इज ऑलवेज मेड द, यहाँ पर कैथोड, इसको कैथोड हम लोग कहेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, जो ऑब्जेक्ट टू बी प्लेटेड इज प्लेस्ड एट द कैथोड, कैथोड पर हम लोग प्लेस्ड करते हैं, एंड वेयर मेटल कैटायन आर reduced एंड डिपॉजिटेड onto इट, और इसी पर डिपॉजिट किया जाता है। Which metal is used as cathode in the electro refining of copper, कॉपर के इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में
यूज होता है, यूज एज ए कैथोड इन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। यहाँ पर प्योर कॉपर को हम लोग यूज करते हैं, और क्योंकि प्योर कॉपर इज द कैथोड वाइल इम्प्योर कॉपर इज एनोड। प्योर कॉपर इज कैथोड हम लोगों ने पढ़ा था, PCCA पढ़ा था, हमने याद किया था जब हम 10th 11th में थे। तो प्योर कॉपर कैथोड, IMC इज ए। और यहाँ पर या इसीलिए प्योर कॉपर कैथोड, इम्प्योर कॉपर एनोड। तो यह एक इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस कहलाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग आगे ले चल रहे हैं। जनरल फार्मूला एल्काइन का पूछ रहा है, एल्किन का नहीं, एल्काइन का CnH2n-2 हो जाता है। जैसे इथाइन C2H2 हो जाएगा, और ये कम हो जाता है, तो ये याद रखना है। और ये एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, जैसे कि ये ट्रिपल बॉन्ड बनाया, तो ये सिंगल बॉन्ड नहीं होते हैं। फिर इथेनॉल रिएक्ट विथ सोडियम टू फॉर्म, इथेनॉल सोडियम के साथ रिएक्ट करके सोडियम इथॉक्साइड बनाता है, सोडियम इथॉक्साइड बनाता है। क्योंकि इथेनॉल जब सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम इथेनॉक्साइड बनाएगा, C2H5ONA, और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। ये इसको आप देख लेंगे, और हाइड्रोजन गैस को रिएक्ट करेगा। तो इस तरह से एक प्रोसेस भी है। फिर एसिड बेस एंड सॉल्ट में, तो ये आपको मैंने पहले भी बताया था कि pH ऑफ प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, ये तो 7 हो ही गा ही। जो एसिड प्रेजेंट होता है विनेगर में, उसको एसिटिक एसिड कहते हैं, ऊपर भी हमने बताया हुआ है, विनेगर में प्रेजेंट होता है। और एसिटिक एसिड को CH3COOH कहते हैं। अब विच सॉल्ट इज फॉर्म्ड व्हेन सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब HCl से सोडियम कार्बोनेट को रिएक्ट करेंगे तो सोडियम क्लोरीन को बनाएगा, बैलेंस कर देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन डेफिनेट रूप से होता है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में है। मेन गैस रिस्पॉन्सिबल, तो ये तो जो सबसे बड़ा गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है। और यहाँ पर द प्रोसेस इन विच वेस्ट मटेरियल आर कन्वर्टेड इनटू रीयूजेबल मटेरियल्स, तो वे इसको कहते हैं रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग में वेस्ट मटेरियल है ना, इसको कन्वर्टेबल रीयूजेबल मटेरियल में हम लोग यूज करते हैं। विच रिड्यूसिंग एजेंट इज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम हेमेटाइट। हेमेटाइट से आयरन का जो एक्सट्रैक्शन है, इसको कार्बन मोनोऑक्साइड हम लोग कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूस करता है, और इन ब्लास्ट फर्नेस की इसमें ज़रूरत पड़ेगी। द इम्प्योरिटी रिमूव बाय लाइमस्टोन, CaCO3 लाइमस्टोन कहेंगे। और ब्लास्ट फर्नेस में इम्प्योरिटी जो रिसीव करेंगे, इसको सिलिका कहेंगे। जैसे कि CaCO3 डिकम्पोज हो जाएगा CaO में, और CO2 निकलेगा, तो CaO सोडियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड है। जहाँ पर कि ये देख लीजिए कि सिलिका है, वो फॉर्म करेगा एक स्लैंग रूप में, सोडियम सिलिकेट के रूप में। तो ये यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, चूँकि ये काफ़ी माइन्यूट चीज़ है और इसको सभी को जानने चाहिए। जो सबसे बड़ा रॉ मटेरियल यूज होता है सोलवे प्रोसेस में, सोलवे प्रोसेस में आपको ब्राइन भी यूज होता है, नाइट्रोजन भी यूज होता है, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि ऑप्शन डी में ही ये प्रोसेस है। ब्राइन सोडियम सॉल्यूशन और सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज है। हेबर प्रोसेस से हम लोग अमोनिया प्राप्त करते हैं। कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, सल्फ्यूरिक एसिड है। तो ये आपको याद रखना है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करता है हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पर और प्रोड्यूस करता है अमोनिया को।
द नंबर ऑफ कोवैलेंस इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन, क्लोरीन में 17 एटॉमिक नंबर है, यानी कि 2 और 8 10 और 7 17, यानी कि लास्ट में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स बचत रह जाएंगे। फिर आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा। इलेक्ट्रॉन जितना आप ट्रांसफ़र करेंगे आयनिक बॉन्ड ये बनेंगे। ये कार्बन का ही पार्ट माना जाता है, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। अब यहाँ पर है जो सबसे एबंडेंट नोबल गैस जो सभी जगह पाए जाते हैं, यह आर्गन है। आर्गन आपको है 0.93% धरती के एटमॉस्फेयर में मौजूद है और सबसे ज़्यादा प्रेजेंट नोबल गैस। ऐसा तो नोबल गैस किसको कहेंगे? नोबल गैस ऐसे गैस को कहेंगे जो रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं, नॉन मेटल है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर है द गैस इवॉल्व विथ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ डाइल्यूट HCl। तो कैल्शियम कार्बोनेट को HCl से रिएक्ट करेंगे बैलेंस करके, तो सोडियम क्लोराइड है, सॉरी कैल्शियम क्लोराइड होगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड होगा, फिर वाटर होगा। तो यहाँ पर ये चीज़ देखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड ये गैस है, ये निकलता है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs जिसको कि आप देख लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। फंक्शनल ग्रुप इन इथेनॉल C2H5OH है, तो ये हाइड्रोक्सिल है, 0H है, यही हाइड्रोक्सिल ही पढ़ना है। फिर यहाँ पर है कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल पोटेशियम है। फिर जो एलिमेंट जो स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज का हीलियम है, और उसके बाद हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है जो डायमंड है। और जो गैस यूज होता है एक्सट्रैक्शन में ये खास करके कहलाता है कार्बन डाइऑक्साइड। मेटल जो डू नॉट कोरोड करता है इसलिए इसको गोल्ड कहते हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ लाइक और शेयर भी कीजिए। इतने इम्पोर्टेंट वीडियो को मैं आपके साथ लाता हूँ, काफ़ी मेहनत पड़ती है और देखिए इतना टाइप करना, बाकी सब में कई रात गुजर जाते हैं और लगातार आपको ऐसे मैटर देता रहता हूँ। तो प्लीज़ प्लीज़ एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप ऐसा कीजिए।